नमस्कार। तीनों राज्यों में चुनाव नतीजों के बाद एक हलचल थी कि आखिर में इन तीनों राज्यों में सीएम कौन बनेगा। क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को दोबारा मौका देंगे और वहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे राजगद्दी पर बैठी रहेंगी और छत्तीसगढ़ का तो किसी ने आयाम ही नहीं लगाया था। इसी के बीच आज हम चर्चा करेंगे कुशाग्र गौर से। कुशाग्र गौर जो कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और इस पूरे टॉपिक पर उनकी एक अच्छी रिसर्च है, अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से अलग अलग आयामों को सेट किया है। तो चलिए पूछते हैं उनसे कुछ नए सवाल। नमस्कार कुशाग्र जी। सबसे पहले तो देखा जाए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इधर सीएम जो फेस बनाए गए हैं वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थे। मध्य प्रदेश में तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि शिवराज सिंह को इतने जल्दी रिटायर कर देंगे। हालांकि वो 4 बार सीएम रहे, लेकिन उनके टक्कर में कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। तो ये मोहन यादव कहां से आ गए? देखिए, सारी राजनीति वहां से शुरू हुई जब बीजेपी ने तीनों राज्यों में पहले मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं करा जी। और मोदी जी ने भी कहा रैलियों में कि कमल का फूल ही भाजपा का निशान है, तो ये जो कैंडिडेट है। तो ये शिवराज सिंह चौहान भी 1-2 रैलियों में कह चुके थे कि शायद मुख्यमंत्री ना बन पाऊं मैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, चाहे वो लाडली बहना योजना की वजह से हो, चाहे लोग उन्हें मामा के नाम से कह के संबोधित करते हों, प्यार बनाते हों। एक गृह मंत्री भी थे नरोत्तम मिश्रा, वो भी एक अच्छा विकल्प थे भाजपा के लिए, लेकिन वो दतिया से हार गए या लोग कहते हैं कि अमित शाह जी ने हरवा दिया, क्योंकि वो दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते थे, बागी हो सकते थे, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है उनमें, लेकिन वो हार गए। बागी होने का सवाल कहां से उठा? भाजपा तो उन्हें आगे रख रही थी, गृह मंत्री का पद दिया और उन्हें उनकी नरोत्तम मिश्रा का जो पूरा बेल्ट है दतिया वाला, उसमें भी उनकी एक अच्छी पकड़ थी। हालांकि उनपे कट्टे और सट्टे से रिलेटेड कई आरोप लगे। देखिए, आरोप तो कई लगते हैं, नेताओं पर भी लगते हैं, दूसरी पार्टी में हो या अपनी पार्टी में हो, किसी भी पार्टी में हो, आरोप हर नेता पे लगते हैं। लेकिन बागी होने का सवाल यहाँ से उठता है कि सत्ता का जो लालच है, जो कुर्सी की जो चाहत है, वो कभी भी कुछ भी करा सकती है। और नरोत्तम मिश्रा भी काफी उभरते हुए नेता बन रहे थे, काफी उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, तो इस वजह से भी वो कुर्सी का नशा है ना, कुछ भी करा सकता है। लेकिन अभी का जो युग है, मोदी शाह का युग है, तीनों स्टेट में, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे वो ये नरोत्तम मिश्रा हो। नरोत्तम मिश्रा तो हार गई, लेकिन वसुंधरा राजे, कुछ लोग कह रहे थे कि 60-70 विधायक उनके साथ हैं, वो बागी हो सकती हैं, ऐसा सुनने में आ रहा था। लेकिन अभी के युग में, मोदी शाह के युग में, कोई भी नेता, जैसे वसुंधरा राजे हों या शिवराज सिंह चौहान हो या कोई भी नेता हो, वो मोदी शाह युग में बागी नहीं हो सकते। इतनी उनकी राजनीतिक हैसियत नहीं है, क्योंकि अगर बागी होंगे तो 6 महीने बाद जाहिर तौर से चुनाव लड़ना होगा, और 6 महीने बाद मोदी लोकसभा के साथ चुनाव लड़ना होगा, तो डायरेक्ट सामना नरेंद्र मोदी से होगा, उनकी लोकप्रियता से होगा। तो वो ये भी जितने 60-70 विधायक हैं, ये भी हार जाएंगे, तो बागी होने का कोई फायदा नहीं होगा। अब शिवराज सिंह चौहान की बात आई, लोकसभा चुनाव भी है 2024 में, 29 सीटें आती हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा की, जिसपे माना जा रहा है शिवराज सिंह की भी अच्छी पकड़ है। 72% ग्रामीण जनसंख्या है। लाडली बहना योजना ने भी अपना मैजिक दिखाया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस जनता ने शिवराज सिंह को सीएम फेस के तौर पर एक अपना वो वोट दिया, कीमती वोट दिया, तो कहीं अब वो भाजपा को वोट देने से कतरा है 2024 में। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मेरा ऐसा निजी ओपिनियन है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान को पार्टी 24 में लोकसभा लड़वाएगी जी, क्योंकि अब वो मंत्रिमंडल में तो बनेंगे नहीं शायद। मेरा ऐसा ओपिनियन है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान 24 के चुनाव के बाद कैबिनेट में मंत्री बनाए जाएंगे, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की बात हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस की बात हो, महाराष्ट्र से आप ले सकते हैं। तो ऐसे 2-3 मंत्री जो उभरती हुई लीडरशिप, उभरते हुए चेहरे बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो शिवराज सिंह चौहान हो, हेमंत बिस्व शर्मा हो, देवेंद्र फडणवीस हो, ये भाजपा के भविष्य के चेहरे हैं जी। तो एक भविष्य को सोच के भाजपा ने ये फैसला लिया। भविष्य को सोच के। अब ये जो तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, जैसे आप राजस्थान का ले लीजिए भजन लाल शर्मा, या मध्य प्रदेश का ले लीजिए मोहन यादव, तो ये कहीं भी मतलब पत्रकार जो अनुमान लगा रहे थे बड़े बड़े, उनकी मतलब सीएम रेस में तो ये नाम भी नहीं थे। दूर दूर तक नाम नहीं थे। ये जो संगठन की जो भूमिका निभाती है ना निर्णय लेने में, तो भारतीय जनता पार्टी भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी, तो सब सारी चीजें देख के
और जैसे मोहन यादव जी हैं तो एबीवीपी के छात्र राजनीति से रहे, आरएसएस के बहुत करीबी, आरएसएस के ही हैं, संघी हैं। और चाहे आप उनकी बात कर लीजिए विष्णुदेव साय की, तो वो भी आरएसएस के ही हैं। तो संगठन के व्यक्ति को आगे बढ़ाना ये भाजपा का वो रहता है, भूमिका रहती है। भाजपा की भूमिका की बात करी, भाजपा की भूमिका के अंदर संघ की भूमिका की बात करी, तो संघ को मोहन यादव के अलावा और कोई विकल्प देखने को नहीं मिला। देखिए अभी जो इंडिया अलायंस का एजेंडा है कि कास्ट सेंसस, वो बेरोजगारी महंगाई से हटके राहुल गांधी जी कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, मंडल 2 लाने का माहौल बना रहे थे। तो ये जो एक अब मोहन यादव, आप सोचिए कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में मोहन यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में, पूरे बिहार में जब लोकसभा का प्रचार करने रहेंगे तो कितने यादव वोटरों को वो अपने साथ जोड़ पाएंगे। मतलब मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो वो इसी एक तो इंडिया अलायंस का जो नैरेटिव ध्वस्त करा, हालांकि वो तो चुनाव तीनों राज्यों में सरकार बन गई तो अपने आप ध्वस्त हो गया, लेकिन और जो जले पे नमक छिड़का, सबसे ज्यादा जो चौके हैं, कुछ पत्रकार चौके हैं मोहन यादव के नाम से और कुछ नेता घबराए हैं मोहन यादव के नाम से। तो जो घबराने वाले नेता हैं वो हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, अखिलेश यादव। तो ये जो नेता घबराए हैं, ये इनमें अब डर बैठ गया है। पहले अखिलेश यादव में तो ये डर बैठ गया है कि कहीं उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट कांग्रेस के साथ ना चले जाए। अब दूसरा वोट ये डर बैठ गया है कि यादव वोट मोहन यादव जब प्रचार करने उतरेंगे और अभी उनका काम देखा जाएगा, 5 साल की रिपोर्ट कार्ड देखी जाएगी, तो वो कैसा उनका काम जो जनता पर छाप छोड़ेगा। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि इनके निर्णय, इनका काम और वो सफल हो पाते हैं अपनी छाप छोड़ने में या नहीं। तो ये सब 24 के लोकसभा के बाद ही पता चलेगा। तो कहने का मतलब साफ है कि ये संकेत यूपी और बिहार को है कि हम मोहन यादव को भी सीएम की गद्दी पर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक ओबीसी चेहरे थे। चलो ये तो हुआ हमारे मध्य प्रदेश का डिस्कशन। अब अगर बात करें राजस्थान की, राजस्थान में भजन लाल का नाम दूर दूर तक नहीं था। वसुंधरा राजे से भी अलग अलग आयाम जोड़े जाए थे कि 70 विधायक उन्होंने रिजॉर्ट पे रख रखे हैं। तो उस पर क्या कहना है? देखिए, मेरे को ऐसा लग रहा था, अनुमान में लगा रहा था कि राजस्थान में या तो जाट या ठाकुर में से ही कोई बनेगा। जैसे दिया कुमारी का नाम आगे चल रहा था, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया, वो अनुमान थोड़ा लगभग ठीक बैठा। बालकनाथ का नाम चल रहा था और गजेंद्र सिंह शेखावत हो गए। तो ऐसे बड़े बड़े नाम चल रहे थे, लेकिन ये जो भजनलाल शर्मा जी हैं, इनका दूर दूर तक नाम नहीं था। अब जैसे दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तो जब आप एक पार्टी अगर किसी राज्य में, और बल्कि तीनों राज्यों में आपने नेतृत्व परिवर्तन करा है, तो जब आप नेतृत्व परिवर्तन कर रहे हो तो आप उम्र का भी देखोगे कि कोई जिस नेता को पार्टी स्टैब्लिश करना चाह रही है, तो वो अब जब नेतृत्व परिवर्तन कर रही है तो 15-20 साल के लिए तो कर ही रही है, जाहिर सी बात है। तो ये जो तीनों राज्यों में लेकर आए हैं, चाहे वो विष्णुदेव साय हो, चाहे मोहन यादव हो, और चाहे दिया कुमारी और ये भजनलाल शर्मा हो, तो ये जाहिर तौर पर बहुत ही संगठन के निर्णय से लिए चुने गए हैं। क्योंकि मोदी शाह युग में अगर आपका अनुमान, आपका तुक्का या तो तुक्का लग गया, नहीं तो अगर आपकी एनालिसिस ने अगर सही बैठ गया तो आप अपने आप को सौभाग्य मानिए। मतलब ऐसे चौंकाते रहेंगे, चौंकाने वाले हैं। अभी जो माहौल बना रहे हैं, जैसे अभी कल आप देख लीजिए कि धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो ये भी काफी लोगों को जले पे नमक छिड़क गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है, जो सुप्रीम कोर्ट 2017 में कह रहा था कि कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं मिल सकता क्योंकि बहुत समय बीत चुका है, वही कल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जल्दी से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, सितंबर 2024 तक की डेट दी है कराने की। अब आप नहीं राजस्थान पे बात करें, हाँ बगावत की बात छिड़ी, आपने बोला नुकसान हो सकता है, तो क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा कि जितने भी विधायक वसुंधरा राजे के साथ जाएंगे, बेशक वो अभी बीजेपी के नाम पर जीत के रहे हूं, क्योंकि बागी होंगे तो 6-5 महीने बाद चुनाव होगा, और जाहिर तौर से बात है कि लोकसभा में अलग मोदी मैजिक चलता है और विधानसभा में तो इतना जबरदस्त मोदी मैजिक चला है। तो अब जब जो विधायक बागी होगा, और चाहे मोदी लोकसभा के लिए प्रचार करें, लेकिन वो छाप विधानसभा पे छोड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली उन बागी विधायकों का चुनावी में जो विरोधी होगा तो वो नरेंद्र मोदी होंगे, और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आगे इस समय देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनकी लोकप्रियता की हवा
लहर उनकी लोकप्रियता को काटे तो जितने विधायक अगर बागी होंगे और अगर वो नरेंद्र मोदी के आगे लोकसभा में विधानसभा में करेंगे तो वो उतने भी नहीं जीत पाएंगे। नहीं तो क्षेत्रीय लोकप्रियता अलग देखिए वसुंधरा राजे पैन इंडिया है। ये तो पहले से ही सारे पत्रकारों को पता था कि वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम नहीं बनने वाली है, क्योंकि उनके जो मोदी के साथ क्लैशेस थे, अमित शाह के साथ क्लैशेस थे जी। अब उन्हें बेशक विधायक बना दिया है और बेशक उन्हें टिकट भी दी गई, चुनाव में उतारा गया, वो चुनाव जीती भी, तो वो इसलिए था कि वो जैसे पिछली बारी अशोक गहलोत ने खुले मन से कहा था कि वसुंधरा राजे ने उनकी मदद करी है चुनाव जीतने में जी। तो इसलिए अगर वो इस बारी बागी नहीं हुई, खिलाफ पार्टी के प्रचार नहीं करा, पार्टी के पक्ष में ही रही है और खिलाफ जाके उनका नुकसान ही होना था, जो कि नुकसान हुआ भी उनका जी। अगर वो खिलाफ ना जाती और मतलब पिछले 5 साल में अगर देखें आप वसुंधरा राजे को तो एकदम निष्क्रिय रही हैं, बिल्कुल भी सक्रिय नहीं थी, वो कहीं भी किसी भी पार्टी फंक्शन में नहीं जाती थी, वो तो पार्टी ने उन्हें टिकट दे दी क्योंकि वो बागी ना हो इसलिए ही उन्हें टिकट मिली। अब मंत्री बनेंगी या नहीं ये तो एक बड़ा सवाल है, या वो मंत्री राज्य में मंत्री बनना स्वीकार करेंगी भी या नहीं ये भी एक बड़ा ऐसा सवाल। नहीं हो सकता कि वसुंधरा को भी केंद्र में उतारे? नहीं, केंद्र में मुझे नहीं लगता। देखिए मैं रमन सिंह, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत हो गए, जैसे कांग्रेस का भी अगर मैं विश्लेषण कर दूं तो ये 3 नेता मान के चलिए आप कि इनका लगभग पॉलिटिकल करियर अब समाप्ति की ओर है जी। बेशक शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी 2024 में कैबिनेट में मंत्री बना सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। राजस्थान के सभी आयामों को हमने आपके सामने रखा, जिसमें हमने जाना कि वसुंधरा को क्या नुकसान हो सकता है अगर वो बागी हुई तो। अब अगर छत्तीसगढ़ का रुख करें तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, इनका नाम भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, दूर दूर तक रेस में नहीं थे, लेकिन आखिरी की 100 मीटर में क्या पता कहां से आ गए और सीएम पद ले गए। अब इस पर कुशाग्र जी आपको क्या कहना चाहिए, क्या विश्लेषण? नहीं देखिए विष्णुदेव साय थोड़े बहुत चल रहे थे रेस में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 लोग या बनते, या तो पिछड़ी जाति से बनता या आदिवासी कोई बनता, या तो कोई दलित बनता। रेणुका सिंह का भी तो नाम उठाया क्योंकि वो महिला चेहरा भी थी, आदिवासी, केंद्र में मंत्री थी महिला विकास की और ट्राइबल मिनिस्टर अफेयर्स की तो रेणुका सिंह सारूटा ने इस्तीफा दिया अपनी और फिर विधानसभा में उतरी, विधानसभा चुनाव जीती। रेणुका सिंह सारूटा का नाम महिलाओं में सबसे आगे चल रहा था रेस में। मेरा भी ये अनुमान था कि रेणुका सिंह सारूटा छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, क्योंकि जो भाजपा अभी महिलाओं को साध रही है, आप देखेंगे अगर रिसर्च करेंगे सीट बाय सीट मध्य प्रदेश में भी, तो काफी मुस्लिम महिलाओं ने भी भाजपा को वोट दिया है। जी। तो मेरे को लग रहा था कि 3 राज्यों में से एक को महिला तो बनाएगी, वो हमें राजस्थान में देखने को मिला कि राजस्थान में डिप्टी सीएम महिला दिया कुमारी को बनाया गया, तो रेणुका सिंह सारूटा नहीं बन पाई। फिर दूसरे नाम थे अरुण साहब भी नहीं हो पाए, तो विष्णुदेव साय बन गए हैं और आरएसएस के में काम करा है, एबीवीपी के भी छात्र राजनीति में रहे हैं, आरएसएस में संगठन में पूरा परिवार ही कब से संघ की सेवा कर रहा था, तो आज वो मुख्यमंत्री बनकर उतरे हैं छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री बनकर उतरे, तो रमन सिंह की क्या भूमिका थी? रमन सिंह देखिए जी दिखाया ही नहीं जाता, किसी भी न्यूज चैनल ने रमन सिंह का नाम दूर दूर तक नहीं रखा। जी देखे तो जैसे रमन सिंह हैं, वसुंधरा राजे हैं, तो ऐसे लोग, नेता उमा भारती हैं, तो ऐसे लोगों को इनका मैंने कहा ना, मैं ऐसे नेताओं का पॉलिटिकल करियर लगभग समाप्ति की ओर है। और जो ये अगर जैसे वसुंधरा राजे बागी हो गई या रमन सिंह तो बागी नहीं हुए, मैं फिर कह रहा हूं कि मोदी शाह युग में अभी की जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें कोई भी नेता मोदी अमित शाह के खिलाफ भाजपा के अंदर नहीं जाना पसंद करेगा। अगर वो खिलाफ जाएगा तो उसका ही नुकसान है जी, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं। तो विष्णुदेव साय बने हैं। अब जैसे रमन सिंह है, रमन सिंह की उतनी लोकप्रियता भी नहीं है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में उन्होंने मतलब इतना जबरदस्त कुछ ऐसा खास करा नहीं जैसा हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है कि लाडली बहना योजना हो या शिवराज सिंह चौहान की ड्रीम योजना थी, शिवराज सिंह चौहान पॉपुलैरिटी उनकी थी पूरी मध्य प्रदेश में। मेरे को तो लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को ही बनाना ठीक रहेगा मुख्यमंत्री, लेकिन अब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो कुछ सोच समझ कर ही उन्हें 2024 के लिए केंद्र में पद दिया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा। जी। तो रमन सिंह की पॉपुलैरिटी कुछ खास नहीं थी, इसलिए विष्णुदेव साय को करा। नेतृत्व परिवर्तन करना जरूरी था। नेतृत्व परिवर्तन करना जरूरी था।
इस पूरे विश्लेषण में आखिरी पॉइंट निकला जो कि काफी महत्वपूर्ण है, नेतृत्व परिवर्तन। नेतृत्व परिवर्तन करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भाजपा एक नया ट्रेंड सेटअप करना चाहती है पॉलिटिक्स। आज के संवाद में हमने देखा कि किस तरह से कुशाग्र गौर ने अपना पूरा एक विश्लेषण आपके सामने रखा। इस विश्लेषण से हमें यह समझ में आया कि कैसे भाजपा शीर्ष नेतृत्व को आगे रखती है और पॉलिटिकल ट्रेंड को चेंज करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती। अब इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब तक के लिए मैं सजल रघुवंशी कैमरा पर्सन रवि के साथ और प्रोड्यूसर ज्ञानेंद्र कुमार के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।